स्थिति में लाके खड़ा किया है, उसका विवेचन करना है। और इस परिस्थिति में कोई आह्लाद नहीं है, कोई आनंद नहीं है। उसको देखने में आह्लाद है, जैसलमेर में जो लोग करते हैं उसको देखने में आनंद है, उसमें थोड़ा भी हो तो भी कला है, सौष्ठव है, आनंद है। जो आज हमने अपना बनाया है उसमें कोई आनंद नहीं है। अभी प्रोफेसर भक्ति जी हमें बता रहे थे, उन्होंने तो बहुत विस्तृत विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर लिया है हमने अपना, उसकी विवेचना की। और उसमें किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं दिखता कि हम कुछ बड़े हुए हैं, सभी क्षेत्रों में हम छोटे हो रहे हैं। विश्व की दृष्टि से छोटे हो रहे हैं, अपनी दृष्टि से छोटे हो रहे हैं, और अपने लोगों की दृष्टि में तो निश्चित छोटे हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे लोग तो ऐसे काम नहीं करते जैसे काम हम करते जा रहे हैं। भगवती जी का पटल बहुत विस्तृत था। मुझे आज की परिस्थिति के केवल एक आयाम की चर्चा करनी है, और वो आयाम है अनाज के उत्पादन और उपलब्धता का। किसी भी अर्थव्यवस्था में अनाज का मौलिक स्थान होता है, अनाज के उत्पादन का मौलिक स्थान होता है। अनाज का उत्पादन प्राथमिक उत्पादन है, वास्तव में केवल वो उत्पादन है। अन्य सब जो होता है किसी अर्थव्यवस्था में, वो अनाज का व्यय करके अन्य वस्तुएं बनती हैं। अनाज मौलिक उत्पादन होता है। भारत में इसकी बहुत समझ थी। भारत में अर्थव्यवस्था के लिए जो शब्द क्लासिकली भारत के आर्ष साहित्य में जिसका उपयोग होता है वो है वार्ता। और वार्ता के 3 अंग होते हैं, उनमें से 2 मुख्य जो हैं वो अनुत्पादन और पशुपालन, कृषि और पशुपालन होता है, और तीसरा व्यापार होता है, वाणिज्य होता है। और क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि का इतना मौलिक स्थान है, इसलिए भारतीय अर्थशास्त्र में कृषक का बहुत ऊंचा स्थान है। महाभारत में बार बार और अन्य स्थानों पर बार बार यह कहा जाता है कि राष्ट्र का भार जो है कृषक अपने कंधों पर वहन करता है, और इसलिए राजा का यह कर्तव्य होता है कि कृषक पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति ना आए, कहीं कोई अव्यवस्था ना हो जाए जिससे कृषक के लिए यह भार वहन करना कठिन हो। तो कृषक का बहुत गहन, बहुत, और वो भारतीय जनमानस में भी बहुत सम्मान रहा है, किसान के लिए बहुत ऊंचा सम्मान रहा है। महात्मा गांधी अपने बेटे को लिख रहे हैं 20वीं सदी के प्रारंभ पर कि बेटा, मैंने जो पढ़ा लिखा है उससे तो मेरे केवल यह समझ आती है कि किसान का जीवन जीना अच्छा नैतिक जीवन जीना है, किसान होना अच्छी चीज है। महात्मा गांधी कह रहे हैं 20वीं सदी के प्रारंभ पर। भारत में तो ये अनाज का उत्पादन, उसका उत्पादन करने वाले, उसकी व्यवस्था करने वाले, उनकी बहुत बहुत महत्ता है। पर ऐसा नहीं है कि जो विदेशी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें इस बात की समझ ना हो, इसकी चर्चा कम होती है, इसको बड़ा दिखाया नहीं जाता, पर ये मौलिक है, ये तो वो भी जानते हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक है, आपने बहुतों ने नाम सुना, वेल्थ ऑफ नेशंस, जो आज की जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है आज का, उसकी मौलिक पुस्तक है, पहली पुस्तक कम से माना जा सकता है उसकी। उसमें वो कहते हैं कि जब तक किसी समाज में, किसी अर्थव्यवस्था में अनाज का प्रचुर उत्पादन नहीं होता, अनाज का बाहुल्य नहीं होता, तब तक अर्थव्यवस्था का प्रारंभ नहीं होता। इकोनॉमी बिगिंस व्हेन देयर इज अबंडेंस ऑफ फूड। उसके पहले द इकोनॉमी डजंट बिगिन। गुड्स बिगिन टू एक्वायर वैल्यू only when there is sufficiency of food.
और जब अनाज का प्राचुर्य नहीं होता तो किसी और उत्पाद का कोई मूल्य नहीं होता, ऐसा एडम स्मिथ कह रहे हैं। और एक उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कांगो में चले जाइए, उस समय के अपने समय के कांगो की बात बता रहे हैं। एडम स्मिथ ने दुनिया के बहुत सारे उदाहरण इकट्ठे किए हैं उस पुस्तक में। वहां आप कांगो में सोना होता है, उनके कांगो में सोने का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि वहां भोजन नहीं है। यू कैन गो देयर एंड फॉर द प्राइस ऑफ ए पीस ऑफ ब्रेड यू कैन ऑब्टेन एज मच गोल्ड एज यू वांट। कि जहां भोजन नहीं है वहां सोने का मूल्य नहीं होने लगेगा। सोने का मूल्य तो तभी होगा जब आपके पास भोजन है, तब तक तो उसका कोई मूल्य नहीं है। एंड एडम स्मिथ इज गिविंग दिस एग्जाम्पल। Adam Smith is giving this example that you can go to Congo and for the in exchange for a piece of bread, you can get as much gold as you want. तो ऐसी मौलिक स्थिति होती है अनाज के उत्पादन की। और भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने स्वतंत्रता के बाद तो निश्चित थी, और उसके पहले भी 200 सालों तक, जब से अंग्रेज यहां आए हैं, हमने अनाज का अवमूल्यन किया है। अनाज के उत्पादन का गहन अवमूल्यन हमने किया है। और मैं आपको बताऊंगा कि उससे परिस्थिति क्या बनी है। और मैं जो आंकड़े देख रहा हूं, मेरी आंकड़े देखने की आदत है, मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो नव उदारवादी नीतियां जिन्हें ये भगवती जी कह रहे थे, जब से ये वैश्वीकरण की नीतियां आई हैं पिछले 15 सालों में, ये अवमूल्यन बहुत तेज गति से हुआ है। और मुझे कि आंकड़े इतने स्पष्ट होंगे इस विषय में, मुझे इसका आभास भी नहीं था। जब तो मैंने आंकड़े देखे तब मुझे पता चला कि पिछले 15 सालों में हमने क्या किया। मैं एक मौलिक आंकड़े से बात शुरू करता हूं। भारत में अनाज का उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, अनाज का अर्थ यहां जिन्हें सीरियल्स कहते हैं और दलहन दोनों मिला के, तिलहन इसमें नहीं आता, सीरियल दलहन है, 200 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पादन इसके आसपास होता है। मतलब हमारी अभी कोई 100 करोड़ के लोग, करीब आप 110 करोड़ के करीब हम लोग हैं, और 20 करोड़ टन के आसपास हम उत्पादन करते हैं। 200 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ये बैठता है। और ये 200 किलोग्राम के आंकड़े से हम बहुत इधर उधर हुए नहीं हैं, पिछले 50 सालों में नहीं हुए हैं। और इस आंकड़े का एक इतिहास है, ये 200 किलोग्राम का जो आंकड़ा है। 1880 में जब यहां पर कि ये प्रशासन था, ब्रिटिश प्रशासन था, तो उन लोगों ने एक अकाल कमीशन, अकाल आयोग, दुर्भिक्ष आयोग बिठाया था 1880 में। और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें यह लिखा था कि किसी क्षेत्र में दुर्भिक्ष से मृत्यु, लोगों की व्यापक स्तर पर मृत्यु ना हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर 200 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज उपलब्ध करवाया जाए। तो ये दुर्भिक्ष से तुरंत मृत्यु ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि 200 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज उपलब्ध रहे। हम उस आंकड़े के आसपास लगातार चलते रहते हैं, सतत उसी आंकड़े पर चलते हैं। और ये प्रोडक्शन का, उत्पादन का आंकड़ा है 200 किलोग्राम। ये उपलब्धता नहीं है, वो जो दुर्भिक्ष आयोग उपलब्धता की बात कर रहा है, 200 किलोग्राम उपलब्ध होना चाहिए। पर इस 200 किलोग्राम में से कुछ बीज निकलेगा, कुछ वेस्ट होगा, तो ये मान के चलें 10% तो इसमें से चला ही जाएगा। तो ये उससे हमेशा कम रहता है, 200 किलोग्राम से 180 के आसपास रहता है भारत में। इतना अनाज उपलब्ध हो तो लोग मरते नहीं हैं, पर ये इतना होता है कि व्यापक कुपोषण फैला रहे। तो आज
आज भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व का कोई भी व्यक्ति देखता है, कोई भी समर्थ व्यक्ति देखता है, तो बड़ी बड़ी भारी व्यापक कुपोषण की बात यहां वो करते हैं। कोई कहता है 70% लोगों को पर्याप्त नहीं मिलता, कोई कहता है 50% को नहीं मिलता, पर 50% से कम वाले लोग तो कम की बात कम होती है। 70% के आसपास लोग कुपोषित हैं, ऐसा विश्व भर में माना जाता है। और विश्व भर में हम यहां हमारे विज्ञानी जो है वो चर्चा नहीं करते, विश्व भर में हमारा इस पर मजाक होता है कि हम कैसे लोग हैं, जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंडिया इज शाइनिंग, हमारा विश्व में बहुत महत्व होने लगा, तमाम तरह तरह की बातें हम करते हैं। पर विश्व के इतिहास जो अर्थविद हैं वो जानते हैं, और यूएनओ की रिपोर्टों में, एफएओ की रिपोर्टों में ये लगातार आता रहता है कि विश्व में भूखे लोगों की सबसे बड़ी संख्या भारत में, सबसे बड़ी संख्या भारत में है, ऐसा लगातार आता रहता है। और जो मानव विज्ञानी होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो यहां आकर थीसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं बड़ी, कि जब लंबे समय तक किसी समाज में अनाज की पर्याप्त उपलब्धता नहीं रहती तो समाज में क्या होता है, इस पर यहां आके शोध किए जाते हैं। लोगों का क्या होता है, उनका जेनेटिक चेंजेस क्या होती हैं, उनकी व्यवहार कैसे बदलता है, इस तरह के विषयों पर भारत के गांवों में आके लोग शोध करते हैं, ऐसा होता है। और ये अंडर नरिशमेंट की स्थिति ऐसी है कि अपने जो नोबेल लॉरिएट हैं रिसेंट, अमर्त्य सेन दुर्भिक्ष के अर्थविद रहे हैं। दुर्भिक्ष की स्टडी करना, अध्ययन करना उनका पहला थीसिस उस पर था। और उनका ये नोबेल प्राइज मिलने से कोई 1 साल पहले उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ी पुस्तकें लिखी थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 1959-61 में चीन में एक दुर्भिक्ष हुआ था, उसे ग्रेट फैमिन ऑफ चाइना कहा जाता है, और उसके बारे में चीन की सरकार की बहुत निंदा होती है कि उन्होंने इतना बड़ा दुर्भिक्ष होना दिया, और ऐसा माना जाता है कि उस समय 3 करोड़ व्यक्ति चीन के मर गए थे। अमर्त्य सेन ये लिखते हैं और फिर कहते हैं कि भारत में जो उनका अनुमान है, उसके अनुसार 3 करोड़ व्यक्ति प्रति 8 सालों में कुपोषण से, कम भोजन उपलब्ध होने से मरते हैं, ऐसा उनका अनुमान था। कि वहां 3 सालों में एक दुर्भिक्ष में मर गए थे 3 करोड़, उसकी बहुत बदनामी होती है। यहां हर 8 साल में 3 करोड़ जो व्यक्त दुर्भिक्ष है उससे नहीं मरते, पर जो सतत दुर्भिक्ष यहां है उससे मरते रहते हैं, ऐसा अमर्त्य सेन का अनुमान है। और उनका कहना है कि भारत की बड़ी जो उपलब्धि ये है कि हम लोगों को भूख से मरने नहीं देते। हमारे पास इतनी व्यवस्था रहती है कि जहां ऐसा होने की संभावना आ जाए वहां हम भोजन पहुंचा देते हैं, पर हम कुपोषण से लोगों को मरने देते हैं, क्योंकि भूख से लोग मरते हैं तो अखबार में खबर छपती है, उससे जो आपकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर आंच आती है। कुपोषण से जो लोग मरते हैं, दैट इज साइलेंट डेथ। साइलेंट डेथ इज एक्सेप्टेबल इन ए डेमोक्रेसी। ये जो विजिबल डेथ है, जो कालाहंडी में कभी हो जाती है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो नहीं हो पाती। मैं आपको ये बताना तो कि ये स्थिति जो 200 किलोग्राम प्रति वर्ष उत्पादन प्रति व्यक्ति वाली है, ये तो नई नहीं है। अंग्रेजों के आने से ही यह शायद शुरू हुई थी, 1780 या 1800 के आसपास शुरू हो गई थी, उससे भी घटती गई थी। और पिछले 50 सालों में इससे बहुत हम अंतर नहीं हुआ, पर थोड़ा बढ़ता जा रहा था। जब से ये ग्लोबलाइजेशन का फेज शुरू हुआ है, जब से ये नव उदारवादी नीति होती है, ये थोड़ा बढ़ने की बजाय थोड़ा घटता जा रहा है, अगर पूरे भारत की व्याख्या करें। और जिन राज्यों में
नव उदारवादी नीतियां बहुत सफल हुई हैं, वहां ये उत्पादन बहुत तेजी से घटा है, बहुत तेजी से घटा। ये मैं आपको अगले कुछ आंकड़ों में दिखाता हूं। ये भारत में प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन का 1951 से लेकर 2607 की प्रवृत्ति रेखा है। अब देखें कि 1951 में जब अंग्रेज यहां से गए थे, तब भारत की स्थिति बहुत खराब थी। भारत को वो भूखा नंगा छोड़कर गए थे। हम में ये आदत हो गई है कि हम कहते हैं कि अंग्रेजों के समय भारत अच्छा था। वो हम जानते नहीं हैं कि क्या था भारत उस समय। जब अंग्रेज भारत में आए थे, हमें ये जानकारी है कि उस समय भारत में जब अंग्रेज भारत में आए थे, तो उस समय प्रति व्यक्ति उत्पादन 700-800 किलोग्राम होता था प्रतिवर्ष, और जब वो गए थे तो 150 किलोग्राम से नीचे था। 145 किलोग्राम था, 47 किलोग्राम। बहुत विकट स्थिति में वो छोड़ के गए थे भारत को। और जो भारत के अच्छा अन्न उत्पादन करने वाले क्षेत्र थे, वो भारत से अलग करके गए थे, वो उधर पाकिस्तान में चले गए थे। उनके जाने के तुरंत बाद भारत में प्रति व्यक्ति उत्पादन में